लेकिन कहीं इतना खुलासा करके नहीं बताया गया कि ये एक इनर गवर्नमेंट है और ये व्हाइट ब्रदरहुड, श्वेत ऋषि संघ बराबर रहता है और वो बराबर इस पूरी पृथ्वी का आध्यात्मिक संचालन कर रहा है। इस तरह का डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन नहीं है। जगह जगह आता है, संत कुमार का आता है, मैत्रेय ऋषि का रेफरेंस आता है। तो दो महात्मा आगे बढ़े, उन्होंने कहा कि हम इस एक्सपेरिमेंट को करेंगे और इसका यदि कोई एंटी इफेक्ट होगा, इसका यदि कोई बुरा इफेक्ट होगा तो उसकी जिम्मेदारी हम अपने ऊपर लेते हैं। वी ओ द रेस्पॉन्सिबिलिटी, यदि इसमें कोई नुकसान होता है। उन दो महात्माओं ने आज से 150 वर्ष पहले एक व्यक्ति को अमेरिका से चुना, एक आदमी को इंग्लैंड यहां से रूस से चुना। रूस से जो चुना था वो महिला थी, मैडम ब्लेवेट्स्की। और ये जो महात्मा है, ताज्जुब की बात यह है कि ये दोनों महात्मा इंडियन बॉडी में हैं, भारतीय शरीर में हैं। दो महात्मा जिन्होंने ये आगे बढ़ के किया। लेकिन उस समय रूस और अमेरिका बहुत पावरफुल कंट्री थे, इसलिए उन्होंने दोनों जगह से एक एक व्यक्ति को चुना और वो एक शिष्य के रूप में, और उनको ये सब टीचिंग्स देके उनको डायरेक्टली इनडायरेक्टली मिले और उनसे ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जहां पर जितनी भी टीचिंग्स हैं धर्म की, दर्शन की और विज्ञान की, विज्ञान के क्षेत्र में भी ये होता रहा है। धर्म और विज्ञान का हमेशा विरोध रहा है। कोई वैज्ञानिक अच्छा निकलता है और वो कोई ऐसी रिसर्च करके ऐसी उक्ति निकाल देता है जो धार्मिक परंपराओं के विरुद्ध है, तो लोग उसको जिंदा आग में जला देते हैं। ऐसे बहुत सी मिसालें हैं जिनको जिंदा आग में जला दिया, मार दिया गया। गैलीलियो को मार दिया, जोनार्डो ब्रूनो को जिंदा आग में जला दिया। कोई भी साइंटिस्ट ऐसा आता है जो ऐसी रिसर्च करके बताता है जो हमारी धार्मिक परंपराओं के खिलाफ है, तो जो पोप और जो धर्म के पैगम ठेकेदार हैं वो उनको खत्म कर देते हैं। वो कहते हैं ये कुछ नहीं, साइंस कुछ नहीं जानती। लेकिन विज्ञान जो है वो भी अपने आप में एक शाखा है, उसको इग्नोर नहीं कर सकते। दर्शन अपने आप में एक शाखा है, धर्म अपने आप में एक शाखा है। तो धर्म, दर्शन और विज्ञान तीनों का तुलनात्मक अध्ययन हो, तीनों का एनालिटिक अप्रोच हो, तीनों को सिंथेटिक अप्रोच हो, इस तरह का भावना से ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट की स्थापना की गई। और सभी में यूनिवर्सल ब्रदरहुड की भावना हो, अलग अलग ना हो। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये वो सब आपस में लड़े मरे, आपस में एक दूसरे का खून खच्चर करें, ये भावना ना हो, बल्कि एक यूनिवर्सल ब्रदरहुड की स्थापना हो। तो उस प्लेटफॉर्म का ऑब्जेक्ट रखा गया टू फॉर्म द न्यूक्लियस ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड विदाउट डिस्टिंक्शन ऑफ कास्ट, क्रीड, सेक्स, रेस एंड कलर। एक ऐसा मानवता का केंद्र, एक भ्रातृभाव का ऐसा केंद्र, एक न्यूक्लियस स्थापित करना जिसमें कोई भेदभाव नहीं है। आज तो बहुत सी शाखाएं हैं, आज तो बहुत से कल्ट हैं। उसके बाद में रेड क्रॉस बना, रेड क्रॉस का आपने सुना होगा कि उसमें भी ब्रदरहुड की फीलिंग थी। वो तो इस प्लेटफॉर्म के बनने के 70-80 साल के बाद बना है। उसमें भी यही है कि यदि इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई हो रही है तो रेड क्रॉस का जो सिपाही है वो इंडियन बॉडी में है, तो खाली इंडियन को नहीं दवाई देगा, वो पाकिस्तानी जो जख्मी सोल्जर उसकी भी दवाई देगा। रेड क्रॉस यूनिवर्सल ब्रदरहुड को मानते हैं। यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस जो बना है, ये भी अभी पिछली सेंचुरी में बना है। लेकिन उन दिनों 150 साल पहले ये कोई सोच भी नहीं सकता था कि पूरी मानवता एक कुटुंब का हिस्सा है और सब भाई भाई हैं। उस समय यूनिवर्सल ब्रदरहुड का ये ऑब्जेक्ट रखा गया। और जो दूसरा ऑब्जेक्ट रखा उन्होंने, टू एनकरेज द स्टडी ऑफ कंपैरेटिव रिलीजन, साइंस एंड फिलोसफी। तीनों जितने भी रिलीजन्स हैं सबकी स्टडी, और सिर्फ रिलीजन ही नहीं बल्कि दर्शन और विज्ञान, उनका अध्ययन करना, तो उनका और उस अध्ययन करने के बाद एक दूसरे से हेल्प लेके आगे बढ़ना, विकास के पद पर आगे बढ़ना। और जो तीसरा ऑब्जेक्ट रखा गया वो भी बहुत सुपीरियर है, टू इन्वेस्टिगेट द अनएक्सप्लेन्ड लॉज ऑफ नेचर एंड पावर लेटेंट इन मैन। जो अनएक्सप्लेन्ड लॉज ऑफ नेचर हैं उनको इन्वेस्टिगेट करना, उनका रिसर्च करना, और जो ह्यूमन बीइंग के अंदर लेटेंट पावर्स हैं, स्पिरिचुअल एंड इंट्यूटिव फैकल्टीज पावर्स हैं, जिनकी बात हम सवेरे कर रहे थे, जो मेडिटेशन के माध्यम से उनको अवेकन किया जा सकता है। ऐसी ऐसी शक्तियां एक इंडिविजुअल के पास हैं। आपने, ये मिथ नहीं है, आपने सुना होगा, हिस्टोरिकल फैक्ट है कि गुरु नानक देव ने ऐसे हाथ रखा, जो पहाड़ ऊपर से आ रहा था वो वहीं का वहीं रुक गया। वो ये फिजिकल पावर से नहीं रुका होगा, वो कोई स्पिरिचुअल पावर्स होगी। स्पिरिचुअल पावर्स होती है इन लोगों के हाथ में। फिजिकल लेवल पर भी आप देखते हैं कुछ बड़ी अनोखे प्रदर्शन होते हैं। इवन फिजिकल और साइकिक लेवल पर भी बहुत सी शक्तियों का प्रदर्शन होता है। और जो स्पिरिचुअल इंट्यूटिव पावर्स है वो तो बहुत ही सुपीरियर है। कि लोगों को आपने देखा होगा कि वो रेल का इंजन रोक देते थे,
गाड़ी को पकड़ लेंगे, आप स्टार्ट करिए, गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। ऐसे योगी लोग भी हैं, उनकी तो प्राणायाम की शक्ति, इथरिक बॉडी और फिजिकल बॉडी का इतना उन्होंने डेवलपमेंट किया, दो ही योग साधे और इसे दोनों योग साधने के बाद ही ऐसे चमत्कृत करना शुरू कर दिया। और ऐसे महात्मा लोग जिनके सातों शरीर के योग सधे हुए हैं, जिनका भावनात्मक योग भी है, जिनका राजयोग मेंटल मानसिक योग भी बना हुआ है, जिनका इंट्यूटिव योग बुद्धि योग में भी निपुण है और जो अध्यात्म योग में भी निपुण है, उनकी कितनी बड़ी शक्तियां होंगी। तो ऐसी ऐसी शक्तियां हमारे अंदर छुपी हुई हैं, उनको उत्थान करना, उनको इन्वेस्टिगेट करना, उनको अवेकन करना। साइकिक पावर्स, स्पिरिचुअल पावर, साइकिक पावर्स जो है हमारी मेंटल लेवल की है, फिजिक पावर्स हमारी फिजिकल लेवल की है, रिद्धि सिद्धि जिनको कहते हैं। लेकिन इनकी शक्तियों, ये तो बहुत ही शक्तियां हल्की हैं इनके कंपैरिजन में। जो हमारी इंट्यूटिव और स्पिरिचुअल पावर है उनको प्रेफरेंस देने की बात की गई है। इसलिए कहा रिद्धि सिद्धियों के चक्कर में नहीं पड़ो। जो स्पिरिचुअल पावर है, जो यदि यहीं रुक गए तो फिर यहीं रुक जाओगे, क्योंकि उसमें आदमी प्रदर्शन में फंस जाता है। जितने भी आज के इस समाज में, युग में, हमारी इस पृथ्वी के ऊपर जो कुछ इस तरह के इमिटेटेड टीचर्स, जैसे मैंने कहा, देखिए आप माफ करिएगा यदि किसी को यह बात हर्ट कर रही हो तो आप मुझे माफ करें, लेकिन हम लोग वैज्ञानिक हैं, हम लोग ऑकल्ट साइंटिस्ट हैं। हमें सूली पे भी टांग देंगे तो हम सत्य बात ही कहेंगे। सत्य बात यह है कि जितने भी प्रवचन हो रहे हैं, जितने भी गुरु और गुरुदेव और सदगुरु और ये डिक्लेयर किए हैं, और सदगुरु और महात्मा ही नहीं बल्कि उन्होंने अपने आप को भगवान भी डिक्लेयर किए हुए, उनमें से कोई भी व्यक्ति उस लेवल का नहीं है जिस लेवल के महात्माओं की हम लोग बात कर रहे हैं। जो ऋषि संघ के महात्मा हैं आते हैं, जैसे जे कृष्णमूर्ति आए, महर्षि रमन आए, अरविंद भी एक लेवल के थे, रामकृष्ण परमहंस एक लेवल के महात्मा थे, वो लोग आते रहते हैं। शिरडी के साईं बाबा और जो प्रेजेंट साईं बाबा है उनमें जमीन आसमान का फर्क है। शिरडी के साईं बाबा एक लेवल के महात्मा थे, और जो आजकल के साईं बाबा, मैं ये नहीं कह रहा, वो इनके माध्यम से भी बहुत अच्छा काम हो रहा है। और हो सकता है ये इनमें से कुछ लोग शिष्य तो हैं, इनमें जो अच्छा कार्य कर रहे हैं, जो पूरी मानव जाति को कल्याण की अच्छे मार्ग में लगा रहे हैं, हो सकता है वो श्रद्धा बढ़ाने के लिए ये लोग उधर आए, इसलिए कुछ लोग उनमें इसलिए प्रचार प्रसार कर देते हों कि सदगुरु हैं, ये महात्मा हैं, लेकिन वो अंदर से वो समझते हों। लेकिन कभी कभी तो डाउट होने लगता है कि यदि वो ऐसा ही है तो कम से कम भगवान तो अपने नाम के आगे ना लगाएं, भगवान स्वयं सो, भगवान स्वयं सो। ऐसे हजारों आदमी हैं जिन्होंने अपने आप को भगवान डिक्लेयर कर दिया है, और सदगुरु और वो तो लाखों की संख्या में है। और एक साधु की बात यह है, एक सदगुरु दूसरे सदगुरु को नीचा कहता है, कहता नहीं वो कोई नहीं, बस ये जो हमारे कल्ट के जो सदगुरु हैं यही है, यही एक आपको मुक्ति पद दिला सकते हैं, बाकी सब गधे हैं। इनडायरेक्टली वो इस बात को कहते हैं। जबकि जो सच्चे महात्मा हैं वो 250-300 का जो मैंने ग्रुप आपको बताया, वो महात्मा एक दूसरे को ब्रदरहुड की फीलिंग है उनके अंदर, क्योंकि वो सचमुच उस एडप्ट लेवल पर हैं। और बड़ी साधु की बात यह है कि जो सच्चे महात्मा है वो ये नहीं कहते कि वो सुप्रीम है। इवन जो इस सोलर सिस्टम के जो हेड हैं वो ये कहते हैं कि ये हम तो सिर्फ ये जो सोलर मंडल है इसके हेड है, इसके अलग करोड़ों सूर्य मंडल हैं, और हर एक करोड़ों सूर्य मंडल को हम नहीं देख रहे, वहां पर दूसरे महात्मा देख रहे हैं, दूसरे किंग्स हैं। तो परमात्मा जिसको हम परमात्मा तत्व कहते हैं, परमात्मा के ऊपर भी ब्रह्म और परब्रह्म, ब्रह्म के ऊपर भी परब्रह्म है, और जो अल्टीमेट रियलिटी है उस तक तो किसी की अप्रोच ही नहीं है। तो ये अपने आप को सुपीरियर नहीं मानते। और जो नकली इमिटेटेड टीचर्स हैं वो अपना वो कहते हैं कि ये तो ब्रह्मा विष्णु महेश से भी ऊंचे हैं, ये तो संतों की कैटेगरी में आते हैं, इनसे तो बड़ा कोई है ही नहीं। और वहां भीड़ इकट्ठी होती है, 10-10 लाख की फॉलोइंग है, दीक्षित किया जाता है 1-1 हजार आदमी, 2-2 हजार आदमी को लाइन में बैठा के। और गुरुजी महाराज के पास इतना टाइम ही नहीं है, ना उनके पास इतनी एनर्जी है कि 1000 आदमियों को वो मंत्र दे दें, क्योंकि एक आदमी को देने में 1 मिनट भी यदि देते हैं तो 1000 मिनट लगेगी, और वो सारा जो काम है वो 2 घंटे में 1.5 घंटे में समापन करना। इसलिए उन्होंने अपने एजेंट्स छोड़े हुए हैं, उनको पावर्स दी हुई है, सब वो उनके जो प्रचारक है वो खड़े हो जाते हैं, एक लाइन में 10-10, 20-20 को कर देते हैं। इसको उन्होंने दीक्षा माना हुआ है। आज मैं आपको दीक्षा का अर्थ बताऊंगा कि दीक्षा क्या है। हमारी थियोसॉफिकल सोसाइटी में 30,000 मेंबर हैं, और 30,000 के 30,000 मेंबर्स पूरे वर्ल्ड में फैले हुए हैं, और उसमें डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और आध्यात्मिक प्रगति वाले व्यक्ति बहुत हाई लेवल के, जिनकी बहुत गहरा चिंतन और मनन है। उसमें जो इनिशिएट हैं, जो दीक्षित हैं, जो दीक्षा के काबिल हैं, वो ऐसे 10 या 12 हैं। शिष्य होना बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन काम है। आज के युग में गुरु बनना तो बहुत आसान है, क्योंकि गुरु तो थोड़ा सा ऊपर का चोला ओढ़ा, थोड़ा सा
ऐसा वेश बनाया और लोगों को इतनी तो बातें, क्योंकि अवेलेबल है, ज्ञान तो सारा अवेलेबल है ही, किताबें पढ़ लीजिए, धारा पढ़ा श्लोक बोलते रहिए, विद्वता की कोई कमी है नहीं। गुरु बनना तो बहुत आसान है, लेकिन सच्चा डिसाइपल बनना, सच्चा शिष्य बनना, उस शिष्य की बात, जिस शिष्य की बात मैं आपको कर रहा हूं, जो दीक्षित, जो इनिशिएशन है, जो ऑकल्ट इनिशिएशन कही जाती है, ऐसे व्यक्ति, हमारे भारतवर्ष में 14,000 मेंबर है थियोसॉफिकल सोसाइटी के, और पूरे भारतवर्ष में मुश्किल से 2 या 3 या 4 ही ऐसे होंगे जो इनिशिएट हैं, जो शिष्यत्व के काबिल हैं, क्योंकि वहां पर ऐसी लाइन में बैठाकर दीक्षा नहीं दी जाती, कोई नामदान नहीं दिया जाता, कोई मंत्र नहीं फूका जाता। मंत्र तो एक सिंबल है, उस सिंबल के माध्यम से आपने साधना तपस्या करनी है और वास्तविकता को पाना है। ऐसे जो ये पूरी अर्थ के ऊपर एक महात्मा को एक कुछ जिम्मेदारी होती है कि वो इनिशिएट करे। जो सनत कुमार हैं, लॉर्ड ऑफ दिस अर्थ, ही इज द इनिशिएटर, वो इनिशिएट कर सकते हैं। और जितने भी इनिशिएशन हो रहा है, ये सब नकली डुप्लीकेट इनिशिएशन है। सनत कुमार कभी कभी जो मैत्रेय हैं, ऋषि मैत्रेय, जो क्राइस्ट के फॉर्म में आए, जो अभी कृष्णमूर्ति के थ्रू मैसेज दे रहे थे, लॉर्ड मैत्रेय उनको कहते हैं, कभी कभी वो स्पिरिचुअल विकास के डिपार्टमेंट को देखते हैं, कभी कभी सनत कुमार उनको पावर डेलीगेट कर देते हैं। और वो भी जो फर्स्ट एंड सेकंड इनिशिएशन वो देते हैं, थर्ड एंड फोर्थ और फिफ्थ इनिशिएशन तो सनत कुमार खुद देते हैं। और फिफ्थ इनिशिएशन के लेवल पर पहुंचने के बाद इंडिविजुअल एडप्ट या महात्मा की श्रेणी में आ जाता है। पहला इनिशिएशन में तो वो सिर्फ शिष्यत्व को प्राप्त होता है। अब मैं थोड़ा सा झलक आपको दूं, पहले तो ये हम जाने कि ऐसे महात्माओं के कांटेक्ट में क्या, अब जैसे मैंने आपके सामने खाका रखा, तो हर व्यक्ति का इच्छा होती है कि हाय हम भी ऐसे महात्माओं के संपर्क में आए जो सच्चे महात्मा हैं। ये भाई साहब तो इनकी तो सबकी इन्होंने वो झंडी काट दी, और तो असली महात्मा तो हमें नजर नहीं आ रहे, तो हम क्या करें। इनके ये ऐसे जो सच्चे महात्मा हैं, इनके कांटेक्ट में आने का एकमात्र यही साधन है कि जो हमारे अंदर क्वालिटीज होनी चाहिए एक सच्चे इंसान की, एक सच्चे शिष्य की, वो क्वालिटीज डेवलप करें और उस कार्य में इंटरेस्ट लेना शुरू करें जिस कार्य में वो इंटरेस्ट ले रहे हैं। उन महात्माओं का इंटरेस्ट इस बात में नहीं है कि आपकी संपत्ति बढ़ती जाए, आपका परिवार खूब फलता फूलता जाए, आप महल दुमहल बनाते चले जाएं, आप एटम बम बनाते चले जाएं, और आप जो है इसकी मेटेरियल प्रोग्रेस करते जाएं। उनका इंटरेस्ट मेटेरियल प्रोग्रेस में नहीं है। मेटेरियल प्रोग्रेस को जो डिपार्टमेंट महात्माओं का देखता है, वो सिर्फ इतना देखता है कि जीवन यापन की जो सामग्रियां हैं वो उपयुक्त मात्रा में मिलनी चाहिए, बस इतना है। साधन होना चाहिए, लेकिन जो साध्य है, जो उनका अल्टीमेट इंटरेस्ट है, वो है कि किस तरह से हमारी आत्मा का विकास हो, हमारा स्पिरिचुअल इवोल्यूशन हो। क्योंकि स्पिरिचुअल इवोल्यूशन में ही आनंद, उसी में ही दुख संकटों से छुटकारा है। तो उनका जो मेन उद्देश्य है कि इस मानवता को जो दुख और कष्ट और संकट के गर्त में फंसी हुई है, किस तरह से इसको निकाला जाए। और जो कष्ट और दुख का जो कारण है मेन, वो अज्ञानता है, इग्नोरेंस है। तो किस तरह से लोगों को की इग्नोरेंस को मिटाने में मदद की जाए, ये सिर्फ ये एकमात्र उनका ये उद्देश्य है। उनका उद्देश्य ये नहीं है कि आपके बच्चे नहीं होते हैं तो आपको आशीर्वाद दे दें और आपके बच्चे होने शुरू हो जाएं। उनका उद्देश्य ये नहीं है कि आपका बिजनेस नहीं चल रहा है और वो आपको आशीर्वाद या ब्लेसिंग्स देते तो आपका बिजनेस शुरू हो जाए। मकान नहीं बन रहा है तो मकान बन जाए आपका, क्योंकि ये तो बहुत छोटी चीज है, ये तो साधन है। हाँ, यदि कोई सच्चा शिष्य उनका इस तरह से जूझ रहा है कि उसको रोटी भी नहीं मिल पा रही किसी तरह से, या उसको अपनी चिंता नहीं है, तो जरूरत पड़े तो उसके लिए खाना भेज दिया जाता है। ये भी एक बात बताता हूं आपको, ये बड़ी, लेकिन ये साधन उपलब्ध करा दिया जाता है, लेकिन उसके लिए हलवा पूड़ी और महल और एयर कंडीशंस उसकी जरूरत नहीं है, मटेरियल प्रोग्रेस की जरूरत नहीं है। तो जो व्यक्ति उस बातों में इंटरेस्ट लेता है जो उनका इंटरेस्ट है, तो उनका अटेंशन उस तरफ आता है। महात्मा लेटर्स में जो मैंने लेटर्स बताए आपको, ये कोई मिथ नहीं है। वो जो लेटर्स 150 वर्ष पहले मिले थे, वो आज भी ब्रिटिश म्यूजियम में रखे हुए हैं, ब्रिटिश म्यूजियम में। और वो उससे वो जो लेटर्स की जो वो है स्क्रिप्ट है, इंग्लिश है,
क्योंकि इंटरनेशनल, क्योंकि उन्होंने पूरे वर्ल्ड को डील करना है, वो खाली भारतवर्ष को नहीं डील कर रहे, खाली यूपी को ही नहीं जहां पर हिंदी बोली जाती हो, वो तो पूरे वर्ल्ड को देखते हैं। वर्ल्ड की एक टाइम में संस्कृत लिंक लैंग्वेज थी, आज के टाइम में 200 300 400 वर्ष से इंग्लिश लिंक लैंग्वेज है, इसलिए इंग्लिश वर्ड से ही वो सबको गाइड करते हैं। हिंदी भी उनको आती है। वो प्रेसिपिटेशन द्वारा वो लेटर्स लिखे गए हैं। प्रेसिपिटेशन जैसे आप फैक्स की मशीन होती है, यहां से वाइब्रेशन जाते हैं और वहां पर पेपर पर अंकित होता है, ये तो फैक्स की मशीन तो अब 20th सेंचुरी में हुई है। 19th सेंचुरी में वो लेटर्स जो है उन्होंने वर्ड यूज किया मास्टर्स ने, प्रेसिपिटेशन, ये फैक्स का दूसरा रूप है। फैक्स के द्वारा प्रेसिपिटेशन, फैक्स की यहां तो मशीन है, वहां फैक्स, वो जो प्रेसिपिटेशन है वो ब्रेन से जो वाइब्रेशन जा रहे हैं और उनका जो डिसाइपल है उनको रिसीव करता है और जो केमिकल अप्लाइड सरफेस है उस पर वो लेटर्स प्रिंट हो जाता है। उसको प्रेसिपिटेशन मास्टर्स ने कहा है। वो जो प्रेसिपिटेटेड लेटर्स हैं वो ब्रिटिश म्यूजियम में ओरिजिनल लेटर्स अभी भी रखे हैं। वो मिस्टर सीनेट को बहुत सारे लेटर्स आए थे, तो सीनेट चूंकि ब्रिटिश थे, जब वो गए तो अपने साथ उन लेटर्स को ले गए और उन्होंने वहां ब्रिटिश म्यूजियम में रख दिया। लोग उनको देख सकते हैं। जब मेरी बेटी, क्योंकि वो थियोसॉफी के कॉन्टेक्ट में थी, पढ़ती थी महात्माओं के बारे में, जो सबसे पहले इंग्लैंड में गई, उस भूमि पर उसने कदम रखा, तो सबसे पहले उसकी ये इच्छा थी कि मैं ब्रिटिश म्यूजियम में जाऊं, उन महात्मा लेटर्स को पढ़ूं या देखूं। तो उसने मुझे लिखा, टेलीफोन पर बताया कि पापा मैं जब गई ब्रिटिश म्यूजियम में और मैंने वो लेटर्स देखे तो मेरे को ऐसा वाइब्रेशंस फील हुआ कि मैंने उसको तो अपने मस्तक से लगाया। हालांकि ये अभी कर्मकांड में ही आता है, जो रियल स्पिरिट है वो तो और हायर है इससे भी, पर इतना भी उसको रियलाइज करना ये भी बहुत बड़ी बात है। तो उन महात्माओं में, महात्मा लेटर्स में बहुत सी बातें लिखी हुई हैं। उसका मुझे एक लाइन याद आ गई है। अब हम चूंकि शिष्यत्व की बात कर रहे थे कि किस महात्मा लेटर्स में कहा है कि मास्टर्स आर इंटरेस्टेड इन ए पर्सन हु इज इंटरेस्टेड इन द थिंग्स इन विच मास्टर्स आर इंटरेस्टेड। मास्टर्स, महात्मा लोग, ये महात्मा लोग उस व्यक्ति में इंटरेस्ट लेंगे जो व्यक्ति उन बातों में इंटरेस्ट लेगा जो मास्टर्स का इंटरेस्ट है। उनका इंटरेस्ट ये मेटेरियल प्रोग्रेस नहीं है। मेटेरियल प्रोग्रेस तो साधन है, थोड़ा सा उसके लिए एक डिपार्टमेंट है, एक महात्मा देखते हैं बस, खाली साइंटिफिक डेवलपमेंट जितना हो रहा है, टेक्नोलॉजिकल फील्ड में जितना डेवलपमेंट हो रहा है, लाइफ को थोड़ा सा सुविधाजनक बनाने के लिए। लेकिन वो सुविधाएं किस लिए अल्टीमेटली? यदि लाइट है, इलेक्ट्रिक का रियाज हुआ है, लाइट मेरे अंदर मुझे मिल रही है, तो वो किस लिए? उस प्रकाश में आदमी जुर्म भी करता है, उस प्रकाश में अध्ययन भी करता है। प्रॉपर यूज करना है। जो साइंटिफिक रिसर्च हो रही है, जो एटॉमिक एनर्जी का यूज हो रहा है, उस एटॉमिक एनर्जी का यूज, एटम बम भी है, और उस एटॉमिक एनर्जी का यूज कंस्ट्रक्टिव वर्क में भी हो सकता है। तो साइंटिफिक रिसर्च या टेक्नोलॉजी के डिपार्टमेंट में, फील्ड में जितनी रिसर्च हो रही है, मटेरियल प्रोग्रेस, वो लाइफ को उसको कन्वीनियंस प्रोवाइड करने के लिए, फैसिलिटेट करने के लिए वो है, न कि किसी को मारने और जिलाने के लिए। मेडिकल फील्ड में जितनी रिसर्च हो रही है वो भी सब लाइफ को, फिजिकल बॉडी को हील करने के लिए, मदद करने के लिए है। उतना तक बस उनका है। और महात्मा के कांटेक्ट में आने का एकमात्र साधन है कि हमारे अंदर जो हायर फैकल्टीज है वो डेवलप हो। जो सबसे पहली फैकल्टी, सबसे पहली क्वालिटी है जो उनके शिष्यत्व प्राप्त करने के लिए या उनकी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर पड़े, इस बात को जानने के लिए प्यूरिफिकेशन, सदाचार, गुड कॉन्डक्ट, हमारा कॉन्डक्ट ऐसा हो, उसकी वैल्यू है। हमें कितना याद है, कितना उपनिषद याद है, कितने श्लोक याद हैं, कितने गीता के श्लोक याद हैं, कितना महात्मा ने जो कुछ कहा है, बाइबल पूरा रटा हुआ है, वो क्राइटेरिया नहीं है। नो, उसमें थ्योरी का कोई पेपर नहीं होता, प्रैक्टिकल है बस। हमारी जितने यहां पर रिसर्च हो रही है या जितने वर्ल्ड में जो प्रोग्रेस होती है या जो अपॉइंटमेंट्स होते हैं, वो सब प्रोबेशन में जो लिया जाता है अपॉइंटमेंट, वहां थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों होता है, कि उन्होंने काम वैसा भी लेना होता है। लेकिन उस फील्ड में प्रैक्टिकल की वैल्यू है। जो कुछ, जितनी भी आपकी अंडरस्टैंडिंग है, उसको आप व्यवहारिक रूप में बदल रहे हैं, चेंज ला रहे हैं, उसकी वैल्यू है। सदाचार, गुड कॉन्डक्ट, एक लेवल का, एक डिग्री का तो होना चाहिए, ताकि लोग आपके ऊपर फेथ कर सकें, आपको ट्रस्ट कर सकें कि इस लेवल से नीचे नहीं गिरेंगे आप। एक लेवल तो हो ना, गिरने का एक लेवल हो। जो 100% परफेक्शन है, 100% प्योरिफिकेशन है, वो तो मास्टर्स में ही होगी, महात्माओं में होगी। हम तो अभी उस लेवल पर नहीं है, हम शिष्यत्व के लेवल पर आ जाए, ये बहुत बड़ी बात है। तो हमसे वो इतना एक्सपेक्ट नहीं करते कि आप 100 डिग्री की प्योरिटी ले आओ, लेकिन एक लेवल तो हो ना, कम से कम कुछ डिग्री तो हो, पासिंग मार्क्स 40%, 50% तो हो। विवेक, ज्ञान, विवेक बुद्धि, हमारी समझ एक लेवल पर होनी चाहिए। ये भी एक दूसरी रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है। विवेक एक डिग्री का हो,
ज्ञान हो, विवेक, रटा हुआ नहीं, रटा हुआ ज्ञान अलग बात है, और उसको सुन के, पढ़ के और मनन चिंतन करके जो उसका एसेंस लेके और जो समझ जगी है वो अलग बात है, अंडरस्टैंडिंग। क्योंकि चेंज जो आएगा उससे आएगा, रटने वाले से नहीं आएगा। यदि हमने किसी चीज को रट लिया है, हमें निष्काम काम करना चाहिए, हमें निष्काम काम करना चाहिए, हमें निष्काम काम करना चाहिए, वी शुड एक्ट निष्काम, ये वो हमने रटा हुआ है और दूसरों को भी रटाते रहते हैं। लेकिन काम और जो कार्य है हमारा वो कामना से पूर्ण है, उसमें एम्बिशन है, उसमें कामनाएं हैं, स्वार्थ है, तो फिर उसका क्या फायदा हुआ रटने का। गीता में हमने पढ़ लिया, समत्वम योगा उच्यते, समत्वम योगा उच्यते, समभाव रखना ही सबसे बड़ा ऊंचा योग है। और हम डिफरेंस करते हैं अपने और पराये में। अपनी जाति का व्यक्ति मिलता है, दूसरी जाति का व्यक्ति मिलता है, उसमें भेद रखते हैं। अपने धर्म का मिलता है, दूसरे धर्म का मिलता है, उसमें भेद करते हैं। इंडियन और पाकिस्तान में भेद करते हैं। भेद दृष्टि हमारी इतनी बड़ी हुई है, और हम वैसे हम समत्व योगा उच्यते की बात करते हैं, रेफरेंस हम भगवान कृष्ण का देते हैं, और हम कार्य दुर्योधन जैसा कर रहे हैं, तो फिर उसका क्या फायदा हुआ। ये उन महात्माओं से मिलने का यही एक मात्र साधन है कि हमारा कॉन्डक्ट अच्छा हो, हमारे जीवन में परिवर्तन आए, विवेक बुद्धि बढ़े और वैराग हो। वैराग जो वर्ल्डली चीजें हैं, जो माया है, माया जाल है, नीड और ग्रीड में फर्क करते हुए उस तरफ हम आगे बढ़ें, वो बहुत आवश्यक है। और प्रेम, जो चौथी क्वालिफिकेशन से प्रेम है, वननेस। यदि हमें रियलाइजेशन नहीं भी है इनिशिएशन से पहले, तो कम से कम हम मेंटल क्लैरिटी तो हो कि हम अलग अलग नहीं है, एक ही है, एक ही जीवन तत्व सर्वत्र व्याप्त है। साइंस का सहारा लें, विद्या दर्शन का सहारा लें, धर्म का सहारा लें, जो किताबें हमारे पास धर्मशास्त्र है उनका सहारा लें, उस पर चिंतन मनन करें, और एक ऐसे लेवल पर अंडरस्टैंडिंग, बेशक वो इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग ही हो शुरू में, एक अंडरस्टैंडिंग ऐसे लेवल पर आ जाए कि हम अलग अलग नहीं है, और हम इनडायरेक्टली सब एक हैं, कॉमन डेस्टिनी है, और लाइफ हम सबके अंदर एक ही चेतना है। तो एक दूसरे को प्रेम, सहानुभूति, कॉपरेशन करें। कंपटीशन नहीं, कंपटीशन मेटेरियल प्रोग्रेस के लिए कंपटीशन बहुत आवश्यक है। आप भी पंखा बनाते हैं फैक्ट्री में, मैं भी पंखा बनाता हूं, कंपटीशन करते हैं, तो ये कंपटीशन बेटर प्रोडक्ट बनाएगा। क्योंकि आपने 1000 रुपए रख दिया जब आपकी मोनोपोली थी, जब मैंने पंखा बनाना शुरू किए तो मैंने इसको 700 रुपए में देख दिया, तो आपको भी 700 में लाना पड़ेगा डाउन। इस कंपटीशन में जो प्रोग्रेस है, मेटेरियल प्रोग्रेस होती है। आपने एक ऐसा पंखा बनाया जो सिर्फ 2 साल चलता है, और मैंने एक ऐसा पंखा बना दिया जो 5 साल चलता है, तो उससे बेटर प्रोडक्ट हो रहा है। तो कंपटीशन, मेटेरियल प्रोग्रेस के लिए कंपटीशन बहुत आवश्यक है, लेकिन ह्यूमन प्रोग्रेस के लिए कंपटीशन हानिकारक है। उसके लिए कोऑपरेशन होना है, स्पर्धा। मैं आपके साथ कंपटीशन करूं तो जेलसी उसमें होगी, उसमें एंगर होगा, उसमें क्रोध होगा, उसमें एक्सप्लॉयटेशन होगा, उसमें चीटिंग शुरू हो जाएगी। उसमें बजाय कंपटीशन के कोऑपरेशन हो। आप भी मेरे भाई हैं, मैं भी आपके भाई हैं, दोनों एक साथ चल रहे हैं। आप चलते चलते थक गए, बीमार पड़ गए, तो मेरा फर्ज है कि मैं आपको कोऑपरेट करूं, नहीं कि खुश हूं, अच्छा हुआ हम दोनों चल रहे थे, ये बीमार पड़ गए तो रहे यहीं, मैं जल्दी से पहुंच जाता हूं वहां, मैं नंबर 1 ले लूंगा, मैं फेल हो जाऊंगा वहीं। इसमें कोऑपरेशन की आवश्यकता, क्योंकि डेस्टिनी दोनों की, हम सबकी एक है, तो इसमें कोऑपरेशन चाहिए। इसलिए लव एंड अफेक्शन, कंपैशन एंड कोऑपरेशन, ये सारी क्वालिटी, जिस व्यक्ति के अंदर ये क्वालिटीज डेवलप होनी शुरू हो गई हैं, और इतने वो दयालु हैं कि हमसे इतना ही एक्सपेक्ट करते हैं कि कुछ डिग्री का तो लाओ भाई। ये आप दुनिया सारे 24 घंटे में अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने शरीर के लिए, अपने बच्चों के लिए भी आदमी इसलिए करता है कि वो उनको अपना मानता है, अपना मैं के साथ जोड़ा हुआ है। पत्नी को अपनी मैं के साथ उसने तभी तक जोड़ा हुआ है जब तक उसको अपना मैं मानता है। उसके लिए जो सेवा कर रहा है, या उसके लिए जो धन उपार्जन करके या उसकी मदद कर रहा है, उसको साड़ी खरीद के ला रहा है, वो मैं के लिए ही ला रहा है, क्योंकि वो मैं के साथ जुड़ी हुई है। जिस दिन उसके साथ वो मैं से कट जाएगी, उससे कन्फ्लिक्ट शुरू हो जाएगा, तलाक की बात आएगी, तो बजाय उसके लिए साड़ी लाने के लिए पॉइजन खरीद के लाने की कोशिश करेगा कि जल्दी से जल्दी इसका खात्मा करें। ये तो हम लोगों का करैक्टर है। तो वो भी मैं है। यदि मैं एक भाई कह रहे हैं, त्यागी इस बात तो हमने बड़ा वो अच्छा काम कर दिया। मैंने कहा भाई क्या, कि हमने दान सोचा था, आपने उस दिन चैरिटी के ऊपर बात की थी, तो हमारा जीवन में काफी हमने समय लिया, इसलिए जो भी हमारे पास प्रॉपर्टी थी हमने उसे बांट दी। हम बड़े खुश हुए, हमने सोचा कि इन्होंने कुछ किया। मैंने कहा भाई किस किस को क्या, किसी हमने सोचा कि सिस्टर को कुछ एक आध ड्राफ्ट चेक भेजे होंगे। कहते नहीं, हमने ऐसा किया कि हमारे 3 बेटी हैं और 1 बेटा है, चारों को हमने बराबर बांट दिया। चैरिटी, इसको ये चैरिटी नहीं है, ये तो आपने मैं को ही बांटा है। वो आप मैं के साथ जुड़े हुए, इसलिए अच्छा तो होता कि आप किसी ऐसे व्यक्ति को देते जिसको बहुत ज्यादा नीड है। कई हमारे पड़ोस में, हमारे आसपास में ऐसे बच्चे होते हैं जो बहुत ब्रिलियंट हैं, लेकिन उनकी पढ़ाने की क्षमता नहीं है माँ बाप की। आप यदि एक बच्चे को भी
हायर एजुकेशन दे देते हो या उसके इंस्ट्रूमेंट बन जाते हो, तो सचमुच उस तरह की हो। कोई बीमार है, उसकी बीमारी के लिए, दवाई के लिए पैसा नहीं, आप उसकी मदद कर देते हो। जो भिखारी फिरते हैं प्रोफेशनल मांगने वाले, उनकी बात नहीं कर रहे, उनको तो छोड़िए, वो तो अपना पेट भर लेंगे। ऐसा व्यक्ति जो मांगता नहीं है, who deserve but does not demand, ऐसे आदमी जो डिजर्व करता है लेकिन डिमांड नहीं करता, जो डिमांड करना शुरू कर दे बेटे, वो तो अपना पेट भर ही लेगा, वो तो आप नहीं दोगे, दूसरे से मांग लेगा, बल्कि वो हमसे ज्यादा अमीर है। तो जो इस तरह की सेवा प्रेम में आ गया है, उस व्यक्ति की तरफ इन महात्माओं की नजर हो जाती है, और जब उनकी नजर होती है तो ऐसे आदमी को पिकअप कर लेते हैं वो, क्योंकि इस स्वार्थ भरे संसार में ऐसा आदमी ही मिलना मुश्किल है। नकली इमिटेटेड टीचर्स तो बहुत मिल जाएंगे, ऐसे तो आपने देखा ना, खूब आजकल तो भीड़ आई हुई है, मशरूम की तरह से जो गुरु और ये महात्मा लोग घूम रहे हैं, और उनके पास जो भीड़ है ना, वो किसी और हमें आपको बेवकूफ नहीं बना सकते, वो बेवकूफ उन्हीं को बनाएंगे, वही लोग उनसे बेवकूफ बनेंगे जो खुद बेवकूफ हैं, जो खुद स्वार्थी हैं, जिनको खुद मैटेरियल चीजें चाहिए। हाय मेरी शादी नहीं हो रही तो मैं महात्मा जी से जाकर आशीर्वाद ले आऊं, शादी को 5 साल हो गए, बच्चा नहीं हुआ, महात्मा जी से जाकर आशीर्वाद ले आऊं, बिजनेस में जरा गड़बड़ चल रहा है, चलो महात्मा जी के पास आशीर्वाद ले आओ, तो उसी तरह के हो गए। इन महात्माओं के पास ऐसा कुछ कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं है। इन महात्माओं के पास प्रिस्क्रिप्शन है कि जो आपके कष्ट हैं, जो मूल रूट कॉज है सफरिंग का, इग्नोरेंस, अज्ञानता, जो आप अपने वास्तविक स्वरूप को भूले हुए हो, जो खजाना आपके अंदर, ट्रेजर आपके हार्ट में है, आपकी आत्मा और उसके साथ एकम एक है, ये उस खजाने की चाबी आपको देना चाहते हैं, अपने जैसा बनाना चाहते, डिपेंडेंट नहीं बनाना चाहते। वो गुरु बन के आपको एक्सप्लॉइट करें, वो नहीं है, वो तो अपने जैसा बनाना चाहते हैं, हमें अपना छोटा भाई समझते हैं। कहो भाई हमने ये चीज ली है तो आप भी इस बात को समझो। तो उस तरह के लाने के लिए फिर उसमें इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। तो जब हम उस तरह जाते हैं तो ऐसे महात्माओं के कांटेक्ट में आते हैं, सबसे पहले एकदम इमीडिएटली दीक्षा नहीं मिलती, इमीडिएटली ऐसे व्यक्ति को पहले प्रोबेशन पीरियड में रखा जाता है। प्रोबेशन पीरियड में रखते हैं, उसको देखते हैं कि वास्तव में उसके अंदर उस तरह का गुण है या नहीं आया है। प्रोबेशन पीरियड जो है 7 साल का भी हो सकता है, 7 दिन का भी हो सकता है, और 7 लाइफ भी तक भी हो सकता है, यदि आपने अभी वो क्वालिटीज डेवलप की ही नहीं है। ऊपर से पोज करते हैं या थोड़ी थोड़ी से बहुत स्लो चल रहे हैं तो स्लो चलोगे तो देरी से पहुंचोगे, फास्ट चलोगे, सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो तो बहुत जल्दी पहुंच जाओगे, 7 दिन में प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट हो जाएगा। फिर वो आपको अपने कॉन्टेक्ट में रख लेते हैं, सनशिप का रिलेशनशिप हो जाती है, फादर एंड सन की रिलेशनशिप हो जाती है। जैसे पिता सब कुछ अपना ज्ञान विज्ञान अपने प्रिय पुत्र को देना चाहता है विरासत में, उस तरह की थिंकिंग, उस तरह की फीलिंग, उस तरह का सेक्रीफाइस की फीलिंग उनके अंदर आती है कि इस अपने कैंडिडेट को जो मेरे पास आया है सब कुछ दे दें। पिता पुत्र का रिश्ता हो जाता है। हाँ जी, यस, डिजर्विंग बिल्कुल होना चाहिए। और जब वो ये रिश्ता होता है, जब वो देखते हैं कि अब ये इनिशिएशन के काबिल है, ये दीक्षा के काबिल है, तब ये महात्मा कहते हैं हम दीक्षा देने के काबिल नहीं है, हम तो एक लेवल के टीचर हैं। जो एडप्ट्स हैं, जो मास्टर्स हैं, जो पूर्णता को प्राप्त हो गए हैं, वो चाहते तो निर्वाण में एंटर कर सकते थे, लेकिन उन्होंने निर्वाण में एंटर नहीं किया। महात्मा बुद्ध ने अभी तक निर्वाण में नहीं एंटर किया, वो अभी तक उन्होंने अपनी इंडिविजुअलिटी, वही हमने जो उस दिन बताया था, वो जो इंडिविजुअलिटी एंड पर्सनैलिटी, 4 शरीर है जो हमारे नष्ट होते हैं, वो तो उनके नष्ट हो गए, लेकिन जो इंडिविजुअलिटी है वो अपने आप बनाए रखी है। फाइनल जब ट्रम्प होगा, निर्वाण की या मोक्ष की स्थिति आएगी तो ये तीनों शरीर भी मेल्ट हो जाएंगे और जो चेतना समष्टि चेतना में मिल जाएगी, उसको निर्वाण या परम आनंद की स्थिति में वो चले जाते हैं। लेकिन यहां पर उन लोगों ने अपनी इंडिविजुअलिटी को बनाया। ये वो महात्मा है कि जो चाहे तो अपनी इंडिविजुअलिटी को, इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस को यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस में मर्ज कर दिए होते, परम आनंद में एंटर कर गए होते, परम मोक्ष में चले गए होते, लेकिन उन्होंने अपनी इंडिविजुअलिटी को, उसको भी रिनाउंस कर दिया। त्याग की भावना तो देखिए उनकी, कि वो कहते हैं हम उसमें नहीं एंटर, हम आनंद ले लें और ये जो हमारे दूसरे भाई हैं, छोटे भाई, ये तड़फते रहे, ये हमसे नहीं होगा। हम तो उनके आखिरी जब तक व्यक्ति यहां पर है इस पृथ्वी पर, हम उसको भी बचाने का प्रयास करेंगे। रेनिशिएशन है, यस। पहले हमारी बात समझ में नहीं आती थी, लेकिन जब हम लोगों ने इस पर थोड़ा सा आगे बढ़े और समझा तो फिर अब समझ में आती है। हेड ऑफ द फैमिली, यदि घर में आग लग जाए, 5 आदमी झुलस रहे हो, जल रहे हो, और हेड ऑफ द फैमिली खिड़की से कूद के बाहर चला जाए और वहां देखे, अरे वाह, वो लोग कहते हैं आप तो बस आ गए, अब एयर कंडीशन में बैठो, तो वहां देखते हैं अरे मेरे बच्चे तो नहीं निकल का है। वो तो पहले तो जब आग लगती है दिखाई नहीं देता ना एक दूसरे को, सब बाहर जाने की कोशिश करते हैं, बाहर जाके पता लगता है कि हम कितने फैमिली के मेंबर बाहर आ गए। तो उसने जब देखा कि मैं ही अकेला आया हूं, बाकी तो मेरे सारे बच्चे छोटे, मेरे जिगर के टुकड़े अंदर हैं,
तो फिर वो वापस आना चाहता है, उसको पकड़ते हैं लोग, कहां जा रहे हो, तुम भी मर जाओगे। कहते नहीं नहीं, मेरा जीना तो बेकार है। यदि मेरा 2 साल का बच्चा वहां पर यदि लेटा हुआ है पलंग पर, जो नहीं ला पाए नौकर या दूसरे लोग, तो जाके उसको आग में जलता है, और जल भी जाए मर भी जाए फिर भी उसको लाने की कोशिश करता है। ऐसी ममता है, ऐसा कंपैशन इन महात्माओं का है कि वो उस स्थिति से निकलने के बाद में भी वो हमको, हम गर्त में फंसे हुए उससे निकालना चाहते हैं। तो जब वो इस स्टेज में आते हैं तो वो जो हमारे हायर लेवल के टीचर्स हैं जो इनिशिएट करते हैं सनत कुमार, उनके सामने पेश करते हैं, या उनकी डेलीगेटेड पावर्स हैं। लॉर्ड मैत्रेय इनिशिएशन की बात करते हैं, और जब वो इनिशिएशन देते हैं, इनिशिएशन का मतलब है उनकी कॉन्शियसनेस को रेज किया जाता है इंट्यूटिव प्लेन पर। कोई मंत्र दान या कोई ऐसा शब्दों का हेरफेर नहीं है वहां पर। फैक्चुअली एंड एक्चुअली इसकी कॉन्शियसनेस को रेज करके इंट्यूटिव प्लेन पर ये दिखा दिया जाता है अपनी योग शक्ति से कहो या मैग्नेटिक पावर। वो होता है जैसा ये आप लोगों ने देखा होगा, यदि किसी पावरफुल मैग्नेट के पास एक लोहे का टुकड़ा आता है तो उसका आप से आप ही रेस हो जाता है, उसके अंदर भी मैग्नेटिक पावर आ जाती है लोहे के टुकड़े के अंदर, और बहुत अधिक देर तक रहेगा तो उसके अंदर मैग्नेटिक पावर परमानेंट आ जाएगी। नहीं तो जब वो अलग जाएगा तो फिर वो लोहे का लोहा ही रह जाएगा। तो अपने उससे वो उसकी कॉन्शियसनेस को रेज करते हैं, उसको फर्स्ट इनिशिएशन कहते हैं। लेकिन वो रेज करने से पहले उसको उसका टेस्ट लेते हैं कि वास्तव